वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स क्रैक विद रितु। आई एम रितु शर्मा। फ्रेंड्स, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को डिस्कस हम कर रहे थे। लास्ट क्लास जो है हमने वो मैकबेथ को डिस्कस किया था, उनकी ट्रेजेडी। और आज की जो क्लास है वो भी हम मैकबेथ पर ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने मैकबेथ की जो स्टोरी थी उसको डिस्कस कर लिया था। लेकिन अभी मैकबेथ में जो उनकी इम्पोर्टेंट लाइंस थी मैकबेथ प्ले की, और जो कुछ मैकबेथ में कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं जो कि अभी डिस्कस करना रह गए थे, तो आज की जो क्लास है उसमें हम मैकबेथ की जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं मैकबेथ के बारे में। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि मैकबेथ जो है ये प्ले हमारा कंपोज हुआ 1605 और 6 के बीच में। 1605 और 6 में ही इसको स्टेज भी किया गया, और स्टेज करने की वजह से ही इसकी जो डेट है वो 1605 और 6 इन बिटवीन मानी जाती है। कई जगह इसको 1606 में भी पब्लिश और कंपोज माना गया है। अच्छा, इसका सोर्स मैंने आपको बताया था कि राफेल हॉलिंशेड का जो क्रॉनिकल है, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड का जो इनका क्रॉनिकल आया था, उससे इन्होंने इस प्ले का प्लॉट लिया है। सेटिंग इस प्ले की स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में है, क्योंकि कुछ सीन इसके स्कॉटलैंड के हैं तो कुछ सीन इसके इंग्लैंड के भी हैं। ये जो है शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट नॉवेल माना जाता, सॉरी, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है ये। और अगर हम शॉर्टेस्ट प्ले की बात करें, शॉर्टेस्ट प्ले जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स को माना जाता है। शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स है और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ है। इसके साथ साथ जो बात करें अगर लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी की, तो वो हैमलेट है। हैमलेट जिसमें 4042 लाइंस के अबाउट शेक्सपियर ने लिखा है। ये शेक्सपियर की अभी हमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये 4 ट्रेजेडीज जो कि वर्ल्ड फेमस है शेक्सपियर की, उन 4 ट्रेजेडीज में ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। और द शॉर्टेस्ट प्ले अगर बात करें तो वो कॉमेडी ऑफ एरर्स को माना जाता है। तो इस तरह हमने देखिए यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस नहीं 3 क्वेश्चन जो है हमने अपने यहाँ पर तैयार किए हैं। पहला तो कि शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी क्या है, शॉर्टेस्ट प्ले क्या है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है तो हैमलेट है। लॉन्गेस्ट प्ले या लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी की अगर बात करें तो वो हैमलेट है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है। स्कॉटिश प्ले, और जो दूसरा नाम इसको दिया गया स्कॉटिश पीपल के थ्रू वो था मैकबी, क्योंकि उनको लगता था कि मैकबेथ जो है उससे बैड ओमेन जुड़े हुए हैं, ये एक कर्स्ड प्ले माना जाता था। तो इसलिए उन्होंने मैकबेथ को पूरा ना कह करके मैकबी जो है उन्होंने इसको बोलना स्टार्ट किया है। इसमें हमें गन पाउडर प्लॉट का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी गन पाउडर प्लॉट है क्या? गन पाउडर प्लॉट का इफेक्ट जो है हमें इस प्ले के अंदर देखने के लिए मिलता है। गन पाउडर प्लॉट जो है ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि एक मूवमेंट था जिसको कि रॉबर्ट कैट्सबी ने स्टार्ट किया था। अब ये देखिए क्या था कि 1606 और 1605 और 6 जो है इस प्ले की कंपोजिंग और स्टेजिंग की डेट मानी जाती है। इसको पब्लिश जो किया गया वो 1623 में किया गया फर्स्ट फोलियो के अंदर। ये प्ले किसी क्वार्टर एडिशन में नहीं आया, ये डायरेक्ट आया 1623 में फर्स्ट फोलियो में ही। तो ये जो 1606 में इसको कंपोज किया गया, उस टाइम पर जेम्स 1 का जो है रेन स्टार्ट हो गया था। यानी इस प्ले को आप कह सकते हैं कि ये जैकोबियन एज का प्ले भी माना जाता है, क्योंकि जेम्स 1 का रेन स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में। तो जेम्स 1 के रेन की वजह से इस प्ले को जैकोबियन एज भी कहा जाता है। तो ये जो रॉबर्ट कैट्सबी था, इसने रॉबर्ट कैट्सबी ने जेम्स 1 को अनथ्रोन करने के लिए
एक एसेसिनेशन प्लान किया था, यानी जिस तरह जेम्स वन को अनथ्रोन करना चाहा, क्योंकि जेम्स वन का जो रूल था, रॉबर्ट कैट्सबी और इसके और भी फॉलोअर्स थे, वो लोग जेम्स वन के रेन को पसंद नहीं करते थे। जेम्स वन वो नहीं चाहते थे कि जेम्स फर्स्ट जो है वो उनका राजा रहे, तो इसलिए इसको अनथ्रोन करने के लिए इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया और उस मूवमेंट को नाम दिया गया गन पाउडर प्लॉट। हालांकि ये गन पाउडर प्लॉट का जो मूवमेंट था ये सक्सीड नहीं हुआ, ये एक फेल अटेम्प्ट रहा, रॉबर्ट कैट्सबी का फेल अटेम्प्ट रहा। इसको बाद में कैप्चर भी कर लिया गया था। तो यहां से भी कहा जाता है कि गन पाउडर प्लॉट जो हुआ था ये, इससे भी मैकबेथ को प्लॉट करने के लिए शेक्सपियर ने आइडिया लिया, क्योंकि जिस तरह से जेम्स वन को अनथ्रोन करना चाहा रॉबर्ट कैट्सबी ने, वैसे ही मैकबेथ ने डंकन को अनथ्रोन किया। वो एक अलग बात है कि प्ले में डंकन को अनथ्रोन करने का जो उनका प्लान था वो सक्सीड रहा, लेकिन ये जो रॉबर्ट कैट्सबी था, इसका जो मूवमेंट था गन पाउडर प्लॉट का, वो एक फेल अटेम्प्ट साबित हुआ और रॉबर्ट कैट्सबी को बाद में कैप्चर कर लिया गया। तो ये बात भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी कि इसका जो इफेक्ट है ये भी इस प्ले के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि गन पाउडर प्लॉट का इफेक्ट हमको देखने के लिए मिला। जेकोबियन एज में इस प्ले को आप कह सकते हैं कि जेम्स फर्स्ट के रेन में अगर ये लिखा गया है तो ये एक जेकोबियन प्ले भी कहा जाता है। इसके साथ साथ शेक्सपियर ने इसमें सिंबोलिज्म को काफी हद तक दिखाया है। कुछ सिंबल्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसमें, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन हार्ट को या ह्यूमन नेचर को उन्होंने प्रेजेंट किया है उन सिंबल्स के थ्रू। तो अब हम डिस्कस करेंगे उन सिंबल्स के बारे में कि वो सिंबल्स क्या क्या लिए गए हैं प्ले में, जिनको कि हम कह सकते हैं कि प्ले में शो किया है उन्होंने। इसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि प्ले में दिस ट्रेजेडी हैज सेवन सोलिलोक्वीज। प्ले में 7 सोलिलोक्वीज हैं। अब सोलिलोक्वीज क्या होती हैं? सोलिलोक्वीज देखिए, क्योंकि प्ले को स्टेज किया जाता था, तो जो कैरेक्टर है सोलिलोक्वीज में क्या होता है कि कैरेक्टर कुछ लाइंस बोलता है और वो लाइंस जो है वो ऑडियंस के लिए ऑडिबल होती है, लेकिन और जो एक्टर स्टेज पर होते हैं उनको वो ऑडिबल नहीं होती, तो उसको हम सोलिलोक्वी बोलते हैं। सोलिलोक्वी से मिलते जुलते और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि असाइड और तीसरा वर्ड हो गया ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये वर्ड्स भी हैं, ये लिटरेरी टर्म्स हैं जो कि हम अलग से क्लास लेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सोलिलोक्वीज जो है, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि मैकबेथ के अंदर कितनी सोलिलोक्वीज हैं, तो कुल मिलाकर के 7 सोलिलोक्वीज जो हैं इस प्ले के अंदर, जो कि मैकबेथ ने बोली हैं। सारी सोलिलोक्वीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ सोलिलोक्वीज इंपॉर्टेंट है जो कि हम फेमस लाइंस जब डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इसकी सोलिलोक्वीज को। तो आई होप आपने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंबल्स की, कि सिंबल्स जो है वो शेक्सपियर ने क्या क्या लिए हैं और कौन सा वर्ड क्या सिंबलाइज करता है। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पहले तो इसमें हमारे सामने ब्लड को उन्होंने शो किया है। डार्कनेस एंड लाइट। तो शेक्सपियर ने, मैंने आपको बताया था कि प्ले की जो थीम है उसमें वॉयलेंस है और एम्बिशन है, जेलसी है, ये सारी सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे प्ले के अंदर। तो जब हमने डिस्कस किया था, हमने बात की थी इनके बारे में भी। तो यहाँ पर सिंबोलिज्म मैंने कहा कि सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहला वर्ड जो वॉयलेंस में इस्तेमाल हुआ है ब्लड का, क्योंकि ब्लड शेड हुआ है, डंकन को डेथ किया, डंकन को एसेसिनेट किया है उन्होंने। और उसके बाद जो मैकबेथ है और मैकबेथ की जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, उन दोनों के हाथों पर डंकन का खून लग जाता है। तो ये जो मर्डर ब्लड है ये सिंबलाइज करता है मर्डर को।
इसके बाद डार्कनेस एंड लाइट, ये जो डार्कनेस एंड लाइट उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, ये दोनों वर्ड्स सिंबलाइज करते हैं ह्यूमन टेम्पटेशन को, ह्यूमन टेम्पटेशन, एविल ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर डार्कनेस की बात करें तो ये जो डार्कनेस है ये ह्यूमन टेम्पटेशन को, या ह्यूमन टेम्पटेशन में ह्यूमन नेचर के टेम्पटेशन को या एविल्स को इसके शो करती है डार्कनेस। स्लीप, स्लीप जो है वो पीस ऑफ माइंड को शो करती है, इनोसेंस को शो करती है। देखिए ब्लड जो वर्ड यूज किया है वो सिंबलाइज करता है मर्डर को, डार्कनेस, क्योंकि जब विचिस से सामना होता है मैकबेथ का और बैंको का, तो वो जो डार्कनेस होता है उस समय विचिस जहां पर होती है वहां अंधेरा होता है, तो जो डार्कनेस है ये ह्यूमन टेम्पटेशन को या एविल ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय में जो बुराइयां छिपी हुई हैं उसको ये शो करता है। इसके बाद स्लीप, स्लीप जो वर्ड है वो पीस ऑफ माइंड या इनोसेंस को शो करता है, क्योंकि स्लीप के टाइम पर ही जब किंग डंकन सो रहे होते हैं उसी समय जो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ है वो दोनों मिलकर उनकी डेथ, उनको एसेसिनेट करते हैं, और यही शो करता है कि ये जो उनके पीस ऑफ माइंड है या उनकी जो इनोसेंस थी वो किंग डंकन की डेथ के साथ ही वो भी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो लाइटनिंग हो रही थी, लाइटनिंग जो थी या जो बैड वेदर था, इसके बाद इंपॉर्टेंट है थ्री विचेस, थ्री विचेस वो शो करती हैं human nature full of ambitions, temptations, unwolting temptation। तो ये जो थ्री विचेस है ये ह्यूमन नेचर जो कि फुल ऑफ एम्बिशंस है उसको शो करती है, अनवोल्टिंग टेम्पटेशन को शो करती हैं, अनवोल्टिंग टेम्पटेशन यानी कभी ना खत्म होने वाले लालच को शो करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो है शेक्सपियर ने यूज किए हैं मैकबेथ के अंदर, जो कि दिखाते हैं ह्यूमन डार्कनेस को, ह्यूमन डार्कनेस ऑफ हिज हार्ट को दिखाते हैं। इसके बाद इसमें एक टर्म यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, देखिए शेक्सपियर का ये जो प्ले है मैकबेथ इसको आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है, और जो हैमलेट है ट्रेजेडी है जो उनकी उसको आर्टिस्टिक फेल्यूर कहा है। टी.एस. इलियट ने ये वर्ड दिया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो उन्होंने हैमलेट को कहा है कि ये एक आर्टिस्टिक फेल्यूर है, लेकिन मैकबेथ जो है वो एक आर्टिस्टिक सक्सेस है। अब आर्टिस्टिक सक्सेस क्यों है, क्यों कहा है, और हैमलेट को क्यों कहा है, क्योंकि इसमें मैकबेथ जो हमारा ट्रेजेडी हमने कल पढ़ी थी उसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स ने ह्यूमन माइंड में क्या चल रहा है उसको रिलेट करने की या उसको कंप्लीटली रिलेट किया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जब किंग डंकन को मारने के लिए लेडी मैकबेथ प्रोवोक कर रही होती है मैकबेथ को, तो मैकबेथ जब किंग डंकन को मारने के लिए जा रहा होता है तो उसको दिखाई देता है कि एक शेडो है या फिर कह लीजिए उसको एक हेलुसिनेशन हो रहा होता है कि एक डैगर जो है उसके साथ साथ या उसके आगे आगे किंग डंकन के बेड चैम्बर में जा रही है।
तो ये जो डैगर है, ये इंपॉर्टेंट सीन भी है प्ले का, डैगर सीन इसको नाम दिया गया है कि ये जो डैगर है, डैगर जो मैकबेथ के आगे आगे चल रही है, किंग डंगन के बेड चैम्बर में जा रही है सीधे, वो ये शो कर रही है कि तुमको क्या करना है कि ये जो डैगर है, इस डैगर से तुमको किंग डंगन को मारना है। तो डैगर जो ये जो ऑब्जेक्ट है, उसने माइंड में मैकबेथ के चल रहा था कि किंग डंगन को मारना है। तो ये डैगर जो है वो रिलेट कर गई है मैकबेथ के माइंड की, जो भी इवेंट उसके माइंड में इस वक्त चल रहा होता है, या जो भी उसके माइंड में इस वक्त जो भी वो प्लानिंग कर रहा होता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिलेट कर जाते हैं। हैमलेट में कहीं भी ये चीज शो नहीं होती कि हैमलेट जो है वो क्लॉडियस को मारने के लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप खुद ही उलझा हुआ है, वो खुद ही टू बी एंड नॉट टू बी कंडीशन में उलझा रहता है। इसीलिए हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्यूर कहा गया है। और ये जो मैकबेथ है, इसको आर्टिस्टिक सक्सेस कहा गया है। ये आर्टिस्टिक सक्सेस है। आर्टिस्टिक सक्सेस इसको कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया है अभी डैगर सीन, कि जिस तरह से डैगर मैकबेथ के साथ साथ चल रहा होता है, उसको हेल्यूसिनेशन है, भ्रम है कि डैगर चल रहा है साथ साथ, हालांकि कोई डैगर चल नहीं रहा होता, कोई खंजर मैकबेथ से आगे चल नहीं रहा होता, उसको सिर्फ इस बात का हेल्यूसिनेशन होता है, भ्रम होता है कि डैगर चल रहा है और उस डैगर से ही मुझे किंग डंगन को मारना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये पहले से ही ऑडियंस को बता देते हैं कि अब क्या घटने वाला है, या फिर जो प्रोटैगनिस्ट है उसके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है स्लीप वॉकिंग सीन जो है लेडी मैकबेथ का। ये जो स्लीप वॉकिंग सीन है, और स्लीप वॉकिंग सीन जब वो होता है, उसमें भी लेडी मैकबेथ जो है, जितने भी उन्होंने अभी तक कांड किए होते हैं, यानी किंग डंकन को मारना, बैंको को मारना, फ्लेंस को मारने की कोशिश करना, वो सारी की सारी जो बातें हैं वो स्लीप वॉकिंग सीन में बता देती हैं। और जिस तरह से वो अपने हाथों को रगड़ती है, तो वो ये शो करती है कि वो गिल्ट रिडन है, वो अपने हाथों से उन खून के धब्बों को हटाना चाहती है जो कि किंग डंकन का है। तो वो लाइन्स भी बोलती है। तो ये जो सीन्स हैं, या फिर ये जिस तरह से ऑब्जेक्ट को रिलेट किया है शेक्सपियर ने मैकबेथ के अंदर, तो उसने इसमें कंप्लीटली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का काफी अच्छा जो है इसमें इस्तेमाल किया है। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का इस्तेमाल होने की वजह से ही इस प्ले को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। टीएस इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्यूर कहा है, क्योंकि उसमें कहीं भी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कंप्लीटली यूज नहीं हुआ है। किसी भी तरह से कैरेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है वो ऑडियंस को समझ नहीं आया है। तो आप ये चीज नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको आर्टिस्टिक सक्सेस भी कहा गया है। अब इसके बाद बात करें प्ले के इम्पोर्टेंट स्पीचेस की। मैं जो अभी तक जितना भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंबल्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो, और जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे प्ले के, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्ले की इम्पोर्टेंट लाइन्स, जो कि प्ले के अंदर काफी इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं प्ले की इम्पोर्टेंट लाइन्स को। पहली जो लाइन है वो है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ये लाइन जो है वो विचेस की है, 3 विचेस की, यानी जब प्ले शुरू होता है और शुरुआत में विचेस जो है वो इकट्ठा होती है एक जगह, तो वो कहती है फाउल इज फेयर एंड फाउल, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। यानी जो कुछ अच्छा दिखता है वो फाउल, खराब भी हो सकता है, और जो बेकार दिखता है वो अच्छा भी हो सकता है। यानी इस तरह वो कहती है कि जैसे मैकबेथ जो है डंकन के लिए लॉयल दिखता है लेकिन वो है नहीं, तो वो विचेस जो है वो यही बात बोलती है कि जो चीज अच्छी दिखाई देती है वो अच्छी नहीं हो सकती है, और जो चीज अच्छी नहीं दिखाई देती वो अच्छी भी हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने प्रोफेसीज की थी कि तुम्हारे लिए किस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो कुछ प्रोफेसीज जिनको कि मैकबेथ सोचता है कि ये उसके लिए अच्छी होंगी, वो उसके लिए अच्छी साबित नहीं भी होती। तो वो यही बात बोलती है कि जो चीज अच्छी दिखाई देती है वो अच्छी नहीं होती, और जो बेकार दिखाई देती है वो अच्छी भी हो सकती है। नेक्स्ट लाइन है लुक लाइक द फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट।
ये लाइन लेडी मैकबेथ की है। लेडी मैकबेथ जो है ये लाइन मैकबेथ से बोलती है। मैकबेथ से वो ये लाइन उस समय बोल रही होती है जब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों प्लान कर रहे होते हैं किंग डंकन की मर्डर को। तो यहाँ पर मैकबेथ जो है वो श्योर नहीं है, क्योंकि वो अपने मन में सही और गलत इन दोनों चीजों को लेकर के एक तरह से स्ट्रगल कर रहा होता है। तो लेडी मैकबेथ उसको बोलती है कि लुक लाइक द फ्लावर, दिखो तुम एक फूल के जैसे, जिस तरह एक फूल सुंदर दिखता है, इनोसेंट दिखता है, तुम बिल्कुल वैसे ही दिखो, बट बी द सर्पेंट अंडर इट, लेकिन जिस तरह उस फूल के नीचे एक सर्पेंट रहता है, एक सर्प रहता है, उस तरह से ही तुमको भी काम करना है। तो लेडी मैकबेथ जो है वो उसको प्रोवोक किए जा रही हैं कि तुम सबके सामने ऐसे ही रहो जैसे तुम कुछ नहीं करने वाले हो, या तुम बिल्कुल लॉयल हो मैकबेथ के लिए। उतनी ही इनोसेंस दिखाना जितनी की सब लोग दिखाएंगे, जितनी अब तक तुम दिखाते आए हो, वही इनोसेंस तुम दिखाना, लेकिन काम ऐसे करो जैसे कि किसी फूल के नीचे, किसी गमले के नीचे कोई सरपेंट रह रहा होता है और अचानक से वो निकलता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वैसे ही तुमको भी डंकन के लिए वैसे ही बनना पड़ेगा, तभी तुम स्कॉटलैंड के राजा बन पाओगे। थर्ड है फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डज नो। डज नो ये ओल्ड इंग्लिश है, तो यहाँ पर डज इसका मीनिंग होगा। ये लाइन मैकबेथ की है, एक्ट 1 सीन 7 से। ये लाइन भी मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बीच में डिस्कशन चल रहा है। वो ये कहता है फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डज नो, कि हमारे मन में जितनी भी डार्कनेस है, जितनी भी डार्कनेस है, जितना जो कुछ भी डार्कनेस या जितनी भी क्रुएल्टीज, जितनी भी गिल्ट हमारे मन में है, जो कुछ भी है, वो जो हमारा मन जानता है वो हमारे चेहरे पर नहीं आना चाहिए। यानी जो भी प्लॉटिंग हम करेंगे किंग डंकन की डेथ को लेकर के, हम उसको कैसे मारेंगे, ये हमारा मन जानता है, लेकिन हमारे चेहरों पर वो सब कुछ नजर नहीं आना चाहिए, हमें वो हाइड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, मी थॉट आई हर्ड ए वॉइस क्राई स्लीप नो मोर। देखिए यही लाइन जब मैं आपको डिस्कस कर रही थी आपके साथ स्टोरी, तो उस समय मैंने बताई थी कि जब वो, ये मैकबेथ की लाइन है एक्ट 1 से, एक्ट 1 से ये लाइन है मैकबेथ की, जब वो किंग डंकन को मार देता है, तो जिस समय वो उसको मार रहा होता है नींद में, तो यहाँ पर उसको आवाज सुनाई देती है स्लीप नो मोर, यानी अब नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसने सोते हुए सिर्फ किंग डंकन को नहीं मारा, बल्कि उसने नींद की ही डेथ कर दी है, नींद का ही मर्डर कर दिया है। क्योंकि नींद जो है वो मैंने बताया कि सिंबल करता है पीस ऑफ माइंड को, इनोसेंस को। तो यहाँ पर किंग डंकन को नींद में मारने के बाद मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की जो पीस ऑफ माइंड था, जो इनोसेंस थी, या नींद की जो इनोसेंस होती है, वो मैकबेथ मार चुका है। तो यहाँ पर ये लाइन मैकबेथ बोलता है कि जब मैं किंग डंकन को मार रहा था उस समय मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कि अब नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट, विल आवर ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड्स। ये लाइन मैकबेथ की है एक्ट 2 सीन 1 से, जब किंग डंकन को वो मार चुका है और अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के पास वापस आता है, क्योंकि उसके दोनों हाथ जो हैं खून से रंगे हैं, और वो आकर के अपनी वाइफ से बोलता है कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन, कि क्या दुनिया के सभी महासागर मिलकर के वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड्स, मेरे हाथों से इन खून के धब्बों को धो देंगे, साफ कर देंगे। वो ये लाइन लेडी मैकबेथ से पूछ रहा है, कह रहा है, क्योंकि उसको गिल्ट है, वो गिल्ट रिडन है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने मन में ही राइट और रॉन्ग को लेकर के स्ट्रगल कर रहा था कि किंग डंकन को मारना चाहिए या नहीं कर मारना चाहिए। क्योंकि अगर चांस या अगर फेट है, मतलब मेरा अगर राजा बनना तय है तो मैं बनूंगा, अगर बाय चांस अगर मैं नहीं बनता तो मैं जरूर किंग डंकन को मारता। तो यहाँ पर उसके मन में ये जो थॉट्स थी वो बन रही थी बार बार, लेकिन लेडी मैकबेथ ने उसको प्रोवोक किया, उसको कहा कि तुम्हें अपने दिल से जो है ये चीजें निकालनी होंगी, तुम जो सबके लिए काइंड बने फिरते हो वो चीजें तुम्हें अपने माइंड से बाहर करनी होगी।
तो ये बातें बोल करके वो ये भी बोलती है कि मैं जो है किंग डंकन को मार देती, लेकिन वो जो मेरे पिता से रिजेंबल करते हैं, मुझे उनको देख करके अपने पिता की याद आती है। तो ये लाइनें वो बोलती है, तो मैकबेथ जो है वो प्रोवोक हो जाता है और वो मार देता है किंग डंकन को। लेकिन बाद में वो गिल्ट रिडन रहता है और गिल्ट रिडन होने के बाद वो आकर के बोलता है कि क्या ये जो खून से रंगे मेरे हाथ है, इनको दुनिया का कोई भी महासागर धो देगा? कहता है कि नहीं धो पाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ खून में इतने रंगे हैं कि अगर मैं उसको धोने के लिए जाऊंगा भी तो समुद्र का हरा रंग भी लाल हो जाएगा। ये लाइनें मैकबेथ की थी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो और फेमस लाइंस है, अभी और डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट है, वेयर वी आर देयर इज डैगर्स इन मैन स्माइल, द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। ये लाइन जो है डोनाल्ड बेन की है, जो कि डंकन का छोटा बेटा है, और आयरलैंड वो चला जाता है किंग डंकन की डेथ के बाद और वापस नहीं आता। तो ये लाइन डोनाल्ड बेन की है, एक्ट 2 सीन 3 से। यहाँ पर वो कहता है अपने भाई से कि वेयर वी आर, हम इस वक्त ऐसे जगह पर हैं जहाँ डेगर्स इन मैन्स स्माइल, कि जो भी आदमी हमें देखकर मुस्कुरा रहा है उसका मतलब ये है कि वो अपनी मुस्कान में खंजर छिपा रहा है। यानी अगर कोई हमें इस वक्त हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि चारों तरफ हमारे लिए मुस्कान मुस्कुराहट चेहरे पर लिए खड़े हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट जो है हमारे लिए खंजर के समान है। द नियरर इन ब्लड द नियरर ब्लडी, कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे तो हमें ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि वो ही हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। यानी जो जितने भी हमारे करीबी लोग हैं इनमें से कोई भी हमें मार सकता है, क्योंकि किंग डंकन की डेथ हो चुकी है और ये नहीं पता कि किंग डंकन को किसने मारा है। तो वो दोनों जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त जो हमारा सबसे ज्यादा क्लोज है, वही जो जितना क्लोज है वही उतना ही ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होगा, वही हमारे लिए उतना ही ब्लडी साबित हो सकता है। तो अभी हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जिनकी मुस्कुराहट जो है हमारे लिए खंजर का काम करेगी, न जाने इनके बीच से कौन आए और हमें मार डाले। I am in blood, stepped so far that should I want no more returning। ये लाइन मैकबेथ की है, एक्ट 3 सीन 4 से। किंग डंकन को वो मार चुका है और थ्रोन जो है वो किंग मैकबेथ को मिल चुका है अब। तो यहाँ पर क्योंकि डंकन को मारने के बाद दो प्रोफेसी सच हो जाने के बाद एक प्रोफेसी और बचती है, वो ये कि बैंको की 7th जनरेशन जो है वो किंग बनेगी स्कॉटलैंड का। तो यहाँ पर मैकबेथ जो है वो कहता है कि खून करते करते मैं इतने आगे आ गया हूँ, यानी मर्डर करते करते मैं इतने आगे आ गया हूँ कि अगर मैं वापस जाना भी चाहूँ तो उसके लिए कोई रिटर्निंग नहीं है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं खुद को रिपेंट भी करना चाहूँ तो मेरे पास कोई जो वे है, पॉसिबल वे है नहीं मेरे पास, तो इसलिए बेहतर है कि मैं आगे ही बढ़ता जाऊं। टू शो एन अनफेल्ट सोरो इज एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज इजी। मेलकॉम की ये लाइन है, एक्ट 2 सीन 2 से। यहाँ पर वो अपने फादर की डेथ के बाद ये बात कहता है कि अनफेल्ट सोरो दिखाना एक बहुत ही आसान काम है उस व्यक्ति के लिए जो कि किसी के लिए कुछ भी फील ना करता हो। यानी एक झूठे व्यक्ति के लिए या उस पर्सन के लिए जिसने मेरे फादर की का मर्डर किया है, उस पर्सन के लिए, उनके लिए दुख दिखाना बहुत ही इजी वर्क है। जो इंसान झूठा हो या जो इंसान कह सकते हैं एक तरह से प्ले करने में एक्सपर्ट हो, उस व्यक्ति के लिए झूठा दुख दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। Be this the whetstone of your sword, let grief convert to anger, blunt not the heart, enrage it। मेलकॉम ये लाइन बोलता है मैकडफ को। मेलकॉम की ये लाइन है मैकडफ के लिए। मैकडफ जो है इंग्लैंड आ चुका है भाग करके, क्योंकि अब मैकबेथ ने उसको मारने की ठानी थी, क्योंकि 3 विचेस ने उसको कहा था कि बीवेयर ऑफ मैकडफ। तो मैकडफ जो है वो भाग करके आ गया है इंग्लैंड, लेकिन मैकडफ नहीं मिला। तो मैकबेथ ने जो है उसकी वाइफ और उसके बच्चे को मरवा दिया है, उन दोनों का मर्डर करा दिया है। तो यहाँ पर मेलकॉम जो है मैकडफ को ये बात बोल रहा है कि बी दिस द वेटस्टोन ऑफ योर स्टोर, की जो स्वॉर्ड, कि जो गुस्सा तुम्हारे मन में है मैकबेथ के लिए, तुम उससे बदला चाहते हो, तो उस बदले को, उस बदले की भावना को अपनी तलवार के लिए तैयार करो,
कि वो कहता है कि उस बदले को अपनी तलवार के अंदर लेकर आओ। लेट ग्रीफ कन्वर्ट टू एंगर, अपने दुख को अपना गुस्सा बनाओ, यानी रो मत, दुख मत दिखाओ, एंगर करो, एंगर को तैयार करो, यानी क्रोध को अपने पालो किस तरह। ब्लंट नोट द हार्ट एंड रेज इट, अपने मन में दुख को घर मत करने दो, अपने गुस्से को एनरेज करो और बढ़ाओ, क्योंकि ये जो गुस्सा है यही तुम्हें मैकबेथ से बदला लेने में हेल्प करेगा। अपनी फैमिली के लिए जो तुम रिवेंज चाहते हो मैकबेथ से, वो तभी हो पाएगा जब तुम दुख को छोड़ करके अपने गुस्से को बढ़ाओगे। तो ये लाइन मेलकोम ने कही है मैकडफ को। नेक्स्ट है, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ये लाइन लेडी मैकबेथ की है। लेडी मैकबेथ जिनको की नींद में चलने की बीमारी हो चुकी है, और जब भी वो नींद में चलती हैं उठ करके, तो वो अपने दोनों हाथों को रगड़ती हैं, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके हाथों पर अभी भी खून लगा हुआ है। उसका जो हार्ट है वो ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने आप को गिल्ट से फ्री नहीं मान पा रही। तो वो ये कहती है कि मेरे हाथों में डंकन के खून की महक अभी भी है, स्मेल है, और ये जो स्मेल है उसको हटाने के लिए अगर मैं अरब के परफ्यूम्स, जितने भी परफ्यूम अरब में हैं, अगर मैं वो सारे परफ्यूम्स भी अपने हाथों पर लगा लूं, ये जितने भी सॉफ्ट हैं, मैं कितनी भी बार अपने हाथों को वॉश कर लूं, लेकिन ये जो खून के स्टेन्स है, खून की जो स्मेल है, ये नहीं जाएगी। ये जो गिल्ट है उसके मन से कभी नहीं निकलेगा। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो। इंपॉर्टेंट लाइन है मैकबेथ की बोली हुई लास्ट, जब उसकी डेथ होने वाली होती है उस समय ये लाइनें बोली है उसने। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो एंड इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये जो ये स्पीच कंप्लीटली एक ही है, इसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी वो अलग की है। तो यहाँ पर ये जो मैकबेथ की लाइन है एक्ट 5 सीन 5 से इंपॉर्टेंट है। टीजीटी 2016 में भी ये लाइन आई है, 11 में भी आई है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है मैकबेथ कहता है कि आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो। वो जीवन को लेकर के अपनी जो बात है उसको कह रहा है। वो कह रहा है कि जीवन क्या है, मोमबत्ती के जैसे है, पता नहीं कब बुझ जाए। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, कि जीवन जो है एक मोमबत्ती की तरह है, जिस तरह मोमबत्ती जलती रहती है और जब वो अपने एंड पर पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा जलती है। तो कहता है कि हमारा जो जीवन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जीवन जो है एक कहानी की तरह है, न जाने किसने कही है। फुल ऑफ साउंड ऑफ फ्यूरी, जो कि बहुत ही आवाजों से और परेशानियों से घिरा हुआ है। सिग्निफाइंग नथिंग, एट लास्ट मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन कब खत्म हो जाए किसी को पता नहीं। तो ये लाइन जो है मैकबेथ की है। यहाँ पर वो पछतावा अपना शो करने की कोशिश कर रहा है कि जीवन जो है जितना ज्यादा आगे को बढ़ता जाता है, पता नहीं कब, न जाने कब जो है हम एंड पर पहुंच जाए, कब हमें वापस जाना पड़ जाए। ये जो जीवन है ये हमें ऐसा लगता है कि हम कठपुतली हैं और आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और वापस चले जाते हैं। एट लास्ट हमें जीवन में मिलता कुछ भी नहीं है। तो ये जो लाइनें हैं, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है मैकबेथ की लास्ट लाइन एक्ट 5 सीन 5 से, क्योंकि मैंने बताया कि ये दोनों लाइन टीजीटी 2011 और 16 में पूछी भी गई हैं। वैसे तो सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हमें देखने के लिए मिला है कि इसमें जो लाइन बोली है मैकबेथ ने, साउंड एंड फ्यूरी वाली, जीवन को लेकर के उसका जो दर्शन है वो दिखा रहा है। साउंड एंड फ्यूरी की जीवन जो है वो साउंड एंड फ्यूरी से भरा पड़ा है। तो ये जो साउंड एंड फ्यूरी है, ये टाइटल लिया विलियम फोकनर ने अपने नॉवल के लिए। उनका साउंड एंड फ्यूरी करके एक नॉवल है जो कि 4th नॉवल है विलियम फोकनर का। विलियम फोकनर जो कि पीजीटी में राइटर हैं जिनको रीड करेंगे हम। तो विलियम फोकनर ने 1929 में अपना ये नॉवल लिखा साउंड एंड फ्यूरी, जो कि उनका 4th नॉवल है। तो इसका जो ये टाइटल है इन्होंने ये मैकबेथ की ही स्पीच से लिया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साउंड एंड फ्यूरी जो है वो किसकी लाइन से, विलियम फोकनर ने किस प्ले से ये टाइटल लिया है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि साउंड एंड फ्यूरी जो है वो किस राइटर ने अपना टाइटल चुना है, कौन से
ईयर में उन्होंने पब्लिश किया था, कोर्स कौन सा है, उनका नॉवेल है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो प्ले है इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है आज मैंने आपके साथ डिस्कस की। और इसी के साथ जो है प्ले मैकबेथ यहीं पर फिनिश मैं आज करती हूँ आज की क्लास में। कल की जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट जो इनका ट्रेजेडी है हैमलेट, जो कि वर्ल्ड वाइड मैंने बताया था कि ये डिस्कशन का भी टॉपिक है, क्योंकि इसको लेकर के ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल वर्क है शेक्सपियर का हैमलेट, जिसको कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप वहां पर भी आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे साथ वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इम्पोर्टेंट है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।